हेलो बच्चों, राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, भाग 2 तक हम अभी तक ये सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। हम उसका एक दो एग्जांपल लेकर हम तब आगे चलते हैं। फिर से हम एक दो एग्जांपल फिर से पढ़ लेते हैं। आपका एग्जांपल है C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। और यहाँ पर बना है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में कुछ ऊर्जा मुक्त हो रही है, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, हमें इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो बच्चों वही पुराना फंडा इस्तेमाल करते हैं अपना। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस चीज को हम पहले दोनों तरफ एटम की संख्या लिख लेंगे, परमाणुओं की संख्या लिख लेंगे कि कितना परमाणु कौन है। यहां पे बात करते हैं, यहां पे जो आपका कार्बन है वो कितना है आपका 6 है, हाइड्रोजन कितना है आपका 12 है, और ऑक्सीजन की अगर बात कर लेंगे कितना है 8 है। चलो इस तरफ बात कर लेते हैं, यहाँ पे कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है आपका 3 है, हाइड्रोजन कितना है आपका 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको बैलेंस करना, हमने बताया था कि बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। हम क्या करेंगे, गुणा, ठीक है बच्चों। चलिए इधर देखिए, इधर कार्बन परमाणु 6 है, इधर है 1 है, यानी कि इस तरफ कार्बन की संख्या कम है और इस तरफ क्या है, सॉरी इस तरफ अधिक है और इस तरफ क्या है, कम है। तो हमने बताया था कि नियम में कि जिस तरफ परमाणुओं की संख्या अधिक होगी उसके ठीक विपरीत दिशा में हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या से गुणा करके हम क्या करेंगे, उस कार्बन की संख्या को या उस परमाणु की संख्या को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पर देखो, यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे क्या करेंगे, अब इसमें से देखो 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 1 कम 2 आ जाएगा, तब भी बराबर नहीं होगा। 3 से करेंगे 3 1 कम 3, तब इधर 6 है, तब भी नहीं हुआ। 4 से करेंगे 4 1 कम 4, इधर 6 है, नहीं हुआ। फिर 5 1 कम 5, 5 से करेंगे इसमें तो 5 1 कम 5 है, यानी कि यहाँ पे कार्बन संख्या 5 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे कितना 6, तो अब भी नहीं हुआ। हम यहाँ पे कितने से कर देंगे, अब 6 से कर देंगे। तो यहाँ पे जब 6 से करेंगे तो यहाँ पे जब 6 से होगा तो हमारा 6, तो 6 कम 6, कार्बन की संख्या कितनी हो गई बच्चों 6। इस तरफ और इस तरफ कार्बन की संख्या बराबर हो गई, तो इधर समझ में आ गया कि कार्बन में कितने से गुणा करना बच्चों, 6 से करना है। चलिए हमने 6 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 तो होगी, लेकिन इस 6 का गुणा ऑक्सीजन में भी होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 3, तो यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे 6 से। जब 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 हो जाएगा बच्चों। देखो बच्चों जब इसकी संख्या कितनी हो गई 18, और इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या हमारी कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी हमारी 8 है। तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 12 है और इधर कितनी है 2 है, तो इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे कितने से गुणा कर दिया जाए 6 से, कितने से गुणा कर देते हैं हम 6 से, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 12 है तो 6 दूनी 12 हो जाता है, तो यहाँ पे कितने कर देंगे 6 से, तो 6 दूनी 12, हाइड्रोजन संख्या बराबर हो गई, लेकिन इसी 6 का गुणा कहां पर होगा आपका, यहां पर भी होगा, इस ऑक्सीजन में भी होगा। यानी कि यहां पे जब इस ऑक्सीजन में होगा तो देखिए यहां पर देख लीजिए 6 1 कम 6, और यहां पे 6 1 कम 6 और 6 18 प्लस कितना हो जाएगा 18, और 6 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 24। तो अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है आपकी 8 है, ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 8 है। तो यहां पर देखिए हम कितनी संख्या से यहां पे गुणा कर दें ताकि इसकी संख्या कितनी हो जाए 24 हो जाए। तो देखिए यहां पे ऑलरेडी 8 है, ठीक है, तो इस वाले संख्या में यहां पर देखिए यहां पे गुणा करके चिंता मत पड़िए, यहां पे गुणा कीजिए, यहां पे गुणा करेंगे तो देखिए आपका 2 से करेंगे 4 होगा 12 आएगा केवल। अब 6 से करेंगे 6 दूनी 12, 12 6 12 8 20 हो गया, अभी भी नहीं हुआ। यहां पे 7 से करते हैं, 7 दूनी 14, 14 और 8 कितना होगा आपका 14, 8 और आपका कितना हो जाएगा 22, अभी नहीं हुआ। फिर ठीक है हम क्या कर लेते हैं, इस बार इसमें 8 से गुणा कर देते हैं, 8 दूनी 16, और जब यहां पे 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस 6 यानी किसके बराबर हो जाएगा 24 के, यानी कि यहां पर कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको 8 से, ठीक है बच्चों। तो ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। तो चलिए बच्चों इस समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। बच्चों हम एक एग्जांपल और लेते हैं, उसका पहला एग्जांपल होगा, दूसरा एग्जांपल है KNO3 प्लस CaOH2 का होल ट्वाइस, ठीक है बच्चों।
अब देखो, इसको सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब इधर देखिए बच्चों क्या बनेगा आपका, इधर देखो जब ये बनेगा तो यहाँ पे बनेगा KOH और यहाँ पे बन जाएगा आपका CaNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे बनेगा CaNO3 का होल ट्वाइस। चलिए बच्चों अब इसको बैलेंस करना है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे बार बार लिखने वाली झंझट खत्म करते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली इसी समीकरण में देखते हैं कि कहाँ पे कौन कम है और कितने से गुणा करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे पोटेशियम की बात कर लेते हैं। पोटेशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, दोनों संख्या बराबर है, यानी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। चलिए NO3 नाइट्रेट एक समूह होता है, नाइट्रेट समूह यहाँ पे कितना है 2 है, यानी कि इस नाइट्रेट समूह को संतुलित करने के लिए यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे 2 से। तो 2 से यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या इसके तो बराबर हो जाएगी आपकी, लेकिन यहाँ पे इसकी गुणा इसने कर दी है तो यहाँ पर पोटेशियम की संख्या कितनी हो गई है 2 हो गई है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे अब 2 से गुणा, जब यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2, पोटेशियम दोनों तरफ बराबर हो गया। अब इसका गुणा यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, इसका गुणा अंदर होगा, तो यहाँ पे OH का होल ट्वाइस है, यानी कि O में एक बार होगा तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है। अब इसका गुणा यहाँ पर होगा, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, यहाँ पे यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की भी संख्या कितनी है 2 2 है, बराबर है। ठीक है बच्चों, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, Na2CO3 Na2CO3 और यहाँ पे ले लेते हैं आपका HCl, यहाँ पे ले लिए हम आपका HCl। चलिए अब इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे बनेगा H2CO3 प्लस यहाँ पे बन जाएगा आपका NaCl। चलिए बच्चों यहाँ पे संख्या देख लेते हैं, यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 है आपकी और कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 3 है इधर। अब चलो इधर मिलाते हैं, यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 तो यहाँ पे सोडियम की संख्या 1 है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 3 है। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या बराबर है, अगर किसी को संतुलित करना हो किसको करना है सोडियम को, तो सोडियम से कितने से गुणा कर देंगे कि सोडियम बराबर हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो नहीं होगा, 2 से करो, कितने से करोगे 2 से, यहाँ पे कितने से कर दोगे 2 से, तो दे होगा 2, तो यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 है और यहाँ पे भी सोडियम की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। अब यहाँ पर देखिए इस 2 का गुणा इस क्लोरीन में भी होगा, जब इस 2 का गुणा इस क्लोरीन में भी होगा तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी हो जाएगी 2, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है 1 है, तो यहाँ पे कितने से गुणा कर देंगे 2 से, तो 2 एक कम 2, क्लोरीन की भी संख्या 2 हो जाएगी और इस 2 से गुणा करने पर हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, जो कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, आपका ये चीज इस टॉपिक आपका इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका 10th की क्लास में 10th के बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन या कह दो 2 नंबर हर साल आता है, प्रति साल। ठीक है बच्चों, मैंने ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड में हर साल आता है और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो मैंने लगभग 4-5 एग्जांपल लेके आपको समझा दिए, आपको जो चीजें समझ में आ गई अच्छी बात है। अगर आप अपने पास जो भी बुक है उससे पढ़िए और पढ़ने के बाद जो चीजें ना आए उसको मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो हम बच्चों इस टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आपका हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब बच्चों अगर इसकी बात कर लें, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो चलो बच्चों जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो लगभग आपकी 5 से 6 टाइप की होती है। ठीक है बच्चों, जो आपके यहां पर सिलेबस में है वो आप मान के चलिए आपका 5 ही टाइप का होता है, एक एक्स्ट्रा जोड़ रखा है इस कुछ नई बुक्स में, तो उनको भी बता देते हैं बच्चों। तो पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है आपका अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। आपका क्या है वियोजन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, RXN ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों इस चीज को। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में RXN रिएक्शन। ठीक है बच्चों,
फिर इसके बाद आपका आ जाता है प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया। जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर इसके बाद आपका चौथा आ जाता है आपका उष्मा तथा उष्मा, चुपचाप रहो, आपका आता है उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी। उष्मा शोषी अवक्रिया, जिसको बोलते हैं आपका इंग्लिश में एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आपकी जो पांचवी रिएक्शन होती है, पांचवी रिएक्शन का नाम है ऑक्सीकरण। ठीक है बच्चों, इसको कहीं कहीं पे उपचयन लिखा जाता है। ठीक है, उपचयन और अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया, इसको लिखते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इस नीचे वाले को लिखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आपके सिलेबस में अगर 10th के सिलेबस की बात की जाए तो 10th में आपको यही पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, बट ये आपके कुछ बुक्स में, हर बुक में नहीं, कुछ बुक्स में इसको भी दे रखा है और काफी डीपली दे रखा है, तो हम इन सबको पढ़ लेंगे कि ये क्या क्या होती हैं। तो बाकी चीजों को इरेज करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं संयोजन अपक्रिया क्या होती है आपकी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अब बच्चों अगर इसकी एग्जांपल की बात कर लें तो देखिए, एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि हमारा कभी कभी रिएक्शन करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो दो बनता है, लेकिन संयोजन अपक्रिया जितनी भी होगी उसमें आपका सह उत्पाद नहीं बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट जो बनेगा उत्पाद वो कभी दो नहीं बनेगा, जब भी बनेगा आपका सिर्फ एक बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं आपका N2 प्लस H2 और इन दोनों को मिलाएंगे, यहां पे बनेगा आपका NH3। यहां पे क्या बनेगा? NH3। तो देखो बच्चों क्या बैलेंस है, क्या समीकरण आपका बैलेंस है? नहीं है। तो चलो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 3 है। तो इस तरफ नाइट्रोजन कम है, इस तरफ हाइड्रोजन कम है। पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन को करेंगे। यहाँ पे कितना अधिक है? 2। तो यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 से करो तो 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा आपका बच्चों। ठीक है, इस 2 का गुणा इसमें भी होगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है? 2 है और यहाँ पे कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे कितना गुणा कर देंगे? 3 से। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां पे ले लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं H2 प्लस O2 मिला के बना दो आपका यहाँ पे H2O। यहाँ पे क्या बना दो? H2O। चलिए बच्चों यहाँ पे फिर से देख लीजिए, आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 1 है। इस तरफ ऑक्सीजन संख्या कम है, कितनी कम है? 1 कम है। तो 1 कम है तो कितने गुणा कर देंगे? 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने से करेंगे? 2 से। तो 2 से करेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या तो बैलेंस हो गई,
लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 बढ़ जाएगी, 2 दूना 4 और यहाँ पे कितना 2 है, तो यहाँ पे कितने गुणा कर देंगे 2 से, तो ये रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको समझ में आया कि संयोजन अपक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल का मतलब होता है एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। आपका एग्जांपल हो गया। ठीक है बच्चों, आपका सेकंड क्या है, आपका सेकंड वियोजन या अपघटन अपक्रिया। ठीक है बच्चों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब अगर इसकी बात कर लें, ये एक कैसे क्रिया होती है, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल उत्पाद जिसमें एकल अभिकारक मिलकर जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। चलो बच्चों, अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल, ठीक है, हम यहां पे लेते हैं आपका CaCO3, यहां पे लेते हैं CaCO3। बच्चों अगर इसका नाम पूछ लिया तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको क्या करते हैं, वियोजित कर देते हैं। अब देखो बच्चों, वियोजन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। ठीक है बच्चों, एक होता है आपका उष्मी वियोजन। उष्मी वियोजन का मतलब होता है हीट करना, हीट करके उसको ब्रेक करना। ठीक है, दूसरा होता है आपका तापी वियोजन या कहे तो प्रकाशी वियोजन, जो प्रकाश की उपस्थिति में उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, तीसरा होता है विद्युत अपघटन। तीसरा होता है आपका विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन होता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि एक विद्युत अपघटनी विधि द्वारा हम उसको क्या करते हैं, कंपाउंड्स को तोड़ते हैं। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। ये क्या है, इसको करते हैं, जब इसको वियोजन करवाएंगे, इसको हीट कर दो, जब इसको हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा CaO प्लस CO2। बच्चों इसका नाम क्या होगा, इसका नाम तो आपको पता हो गया, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम। ऑक्सीजन जुड़ा है बच्चों, तो ऑक्सीजन किसमें बदल जाएगा, ऑक्साइड में, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसकी बात करें तो बच्चों ये तो आसान चीज है, आपको पता होगी, इसका नाम क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड होता है। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जांपल कोई और ले लेते हैं इसमें, जैसे हम ले लेते हैं आपका NaHCO3। ठीक है बच्चों, अब इसको हम क्या करते हैं, वियोजित करवाते हैं या इसका अपघटन करवाते हैं। ठीक है, इसको भी क्या कर दो, हीट कर दो। ठीक है, जब इसका हीट करेंगे तो यहां पर देखो बनेगा आपका क्या, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O।
इतनी चीजें बनेगी बच्चों। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या यहाँ पे आपका बना हुआ है। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं, इसका नाम है सोडियम बाई या हाइड्रोजन, बाई की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बोनेट। तो क्या नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसकी अगर नाम की बात करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट। इसकी बात करते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। और इसकी अगर बात कर लेंगे तो इसका नाम आप सभी को पता होगा, इसका नाम क्या है, जल है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो समीकरण बैलेंस नहीं है, तो आप बैलेंस कर लेंगे जैसे आपको सिखाए हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली लगा देते हैं, यहाँ पे सिर्फ कितना लगाना है आपको, 2 लगाना है। ठीक है बच्चों, अब इसकी बात हो गई कि वियोजन अपक्रिया, वियोजन या अपघटन अपक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया कहते हैं, या उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। अब इसमें बात कर लेते हैं वियोजन अपक्रिया जो होती है, वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, चलिए इस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, नंबर 1 आपका होता है उष्मी वियोजन, उष्मी वियोजन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हीट डिकम्पोजिशन। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं, तो दूसरा होता है आपका प्रकाश वियोजन, जिसको फोटोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तीसरा होता है आपका विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या होता है उष्मी वियोजन, ऐसी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऐसी वियोजन अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाता है। ये तो कंफर्म हो गया आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी बात करेंगे तो वही चीज होगा, सेम। ठीक है, बस फर्क क्या होगा कि यहाँ पे जो अब इसका वियोजन होगा वो उसको क्या करेंगे, हम गर्म करके करेंगे, उसे क्या करेंगे, हम हीट देकर उसका वियोजन करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा परिभाषा आपका बदल जाएगा, थोड़ा सी परिभाषा बदलेगी तो क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसी वियोजन अपक्रिया जिसका वियोजन हीट की उपस्थिति में हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उष्मी वियोजन अपक्रिया। ठीक है, चलो बच्चों, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, प्रकाश वियोजन यानी कि ऐसा वियोजन या ऐसा अपघटन जो किसकी उपस्थिति में हो, प्रकाश की उपस्थिति में हो। ठीक है, और विद्युत वियोजन ऐसी अपक्रिया जिसमें वियोजन किसकी उपस्थिति में हो, आपका विद्युत की उपस्थिति में हो, वो क्या कहलाएगा, आपका विद्युत वियोजन अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसका तीसरा टाइप पढ़ लेते हैं। हम इसका क्या करेंगे, तीसरा टाइप पढ़ लेते हैं। तीसरा प्रकार इसका है विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है बच्चों, अब देखो विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है आपकी, ऐसी रासायनिक अपक्रिया
जिसमें कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं बच्चों। Fe प्लस H2SO4। तो यहां पर देखो ये चीज आपका बन जाएगा FeSO4 प्लस यहां पे हो जाएगा आपका H2। ठीक है बच्चों। और इसी का एग्जांपल लेते हैं SO4 प्लस यहां पे लेते हैं ZnCO3। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस यहां पे आपका हो जाएगा CuCO3। तो देखो बच्चों यहां पर देखो ये जो आपका आयरन है, इसको हम आयरन बोलते हैं, Fe फेरिक। ठीक है, इस लोहे का जो लोहा होता है ना, लोहे का सूत्र है ये Fe क्या है? अधिक क्रियाशील होता है किसकी तुलना में? हाइड्रोजन की तुलना में। तो क्या कर रहा है? यहां से हाइड्रोजन को विस्थापित करके बाहर निकाल दे रहा है, उसका स्थान पे स्वयं जुड़ जा रहा है। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया कहलाएगी। जो प्रतिस्थापन या विस्थापन क्रिया भी होती है आपका दो टाइप का होता है। एक होता है एकल विस्थापन क्रिया, ठीक है, और एक होता है आपका द्विविस्थापन क्रिया। एकल विस्थापन क्रिया क्या होती है आपकी बच्चों? कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक ही एलिमेंट केवल क्या करे? विस्थापित हो। जैसे कि यहां पर होगा, देखिए यहां पर सिर्फ यहां से हाइड्रोजन विस्थापित होकर यहां पर बाहर निकल गया और कौन जुड़ गया है? Fe। तो इसको हम बोलते हैं एकल विस्थापन अपक्रिया। ठीक है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन अपक्रिया। अब द्विक विस्थापन अपक्रिया की अगर बात कर लेंगे कि द्विक विस्थापन अपक्रिया आपकी क्या होती है, तो देखिए बच्चों द्विक विस्थापन अपक्रिया की अगर बात करेंगे तो ये देखिए यहां पर कॉपर तक क्या था? जिंक की जगह पे। ठीक है, कॉपर सल्फेट के रूप में था और जिंक कार्बोनेट के रूप में था। यहां पे जब अपक्रिया पूरी हुई तो जिंक सल्फेट के रूप में आ गया, जो कि यहाँ पे कार्बोनेट के रूप में है, और जो कॉपर था वो सल्फेट के रूप में था, वो किसमें आ गया? कार्बोनेट के रूप में आ गया। तो ऐसे क्रिया जो होती है इसको कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। इसको कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। इसमें देखिए यहां से और यहां पर, इधर देख लीजिए, यहां पे, यहां पर। ठीक है, तो देखो जो सल्फेट के साथ था वो चला गया किसके पास? कार्बोनेट के पास। और जो कार्बोनेट के साथ था वो किसके साथ चला गया? आपका जिंक सल्फेट के पास। तो यहां पे कौन सी क्रिया हुई है? द्विविस्थापन क्रिया हुई है। ठीक है बच्चों, और यहां पर चौथी रिएक्शन है आपकी उष्मा क्षेपी अपक्रिया। ठीक है, उष्मा क्षेपी अपक्रिया। उष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसके पूर्ण होने के पश्चात कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, उसे उष्मा क्षेपी
अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब जो ये ऊर्जा होती है ये आपका दो रूप में निकलेगा, या तो हीट के रूप में या प्रकाश के रूप में, या कभी कभी हीट के रूप में भी निकलेगा और प्रकाश के रूप में भी निकलेगा। अब अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल ले लेते हैं हम आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, जलाओ। इसको क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो इसको जब जलाएंगे तो यहां पे बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में यहां पे क्या निकलेगा, ऊर्जा। यहां पे क्या निकलेगा, ऊर्जा। ठीक है बच्चों, ऊर्जा निकलेगा और साथ में ऊर्जा उष्मा के रूप में निकलेगा, उसको लिखते हैं उष्मा, और साथ में क्या निकलेगा, प्रकाश। अभी बच्चों समय आ रहा है ठंड का, आप ठंड में देखेंगे कि हम जो भी चीजें जलाते हैं वो मैक्सिमम टाइम आपकी कार्बन से बनी होती है, और वो जब भी जलता है वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा नहीं, और जब जलता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि धुआं निकलता है, आप सभी देखे होंगे, और साथ में उससे कुछ हीट मिलती है जिसको हम ठंड में हाथ सेकते हैं। ठीक है, और साथ में कुछ उसके चारों तरफ कुछ उजाला भी हमको दिखाई देता है। अब देखो अगर इसकी बात करेगा तो यहां पे नोटेशन देना पड़ जाए। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये आपकी यहां पे नोटेशन देना पड़ जाए, कैसे निकलेगा, तो यहां पे हम इसको माइनस चिन्ह के साथ दर्शाएंगे। तो क्या करेंगे, माइनस चिन्ह के साथ दर्शाएंगे। माइनस चिन्ह का मतलब ये होता है कि वहां से ऊर्जा कुछ क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। ठीक है, अब यहां पे अगर यही चीज हम इसको क्या करते हैं, CH4 प्लस ऑक्सीजन, इसकी उपस्थिति में इसको जला दें। ठीक है, तो यहां पर बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और 44 किलो कैलोरी, 44 किलो कैलोरी, 44.2 होता है। ठीक है, 44 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पर मुक्त होगी। यहां पर देखिए बच्चों, हमें कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि रिएक्शन दे दिया जाएगा आपको, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी आया नहीं बोर्ड में, बट आएगा तो उसमें क्या करेगा, दो रिएक्शन दे देगा, दोनों रिएक्शन में क्या देगा कि निम्नलिखित में से बताओ कौन सा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है और कौन सा आपका ऊष्माशोषी अपक्रिया है। तो उसका पहचान क्या है बच्चों, ये माइनस चिन्ह, क्या है उसका, ये माइनस चिन्ह। अगर माइनस चिन्ह लगा होगा ऊर्जा के पहले, जैसे किलो कैलोरी में लिखा होगा उसके पहले अगर माइनस चिन्ह लगा है तो 101% आपकी कौन सी क्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगी। ठीक है बच्चों, अगर यहीं पर प्लस का चिन्ह लग जाएगा तो अपक्रिया पे क्या हो जाएगी, ऊष्माशोषी अपक्रिया हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब दूसरे की बात कर लेते हैं। ऊष्माशोषी अपक्रिया, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसे पूर्ण होने के पश्चात कुछ ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों आपका N2 प्लस O2, दोनों को मिलाएंगे, यहां पे बनेगा NO नाइट्रस ऑक्साइड, और यहां पे माइनस 94 किलो कैलोरी। ठीक है बच्चों, यहां पे ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। ठीक है बच्चों, यहां पे ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। ठीक है, चलिए बच्चों इधर चीज क्लियर हो गई। आपका लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है
बच्चों आज टॉपिक यहीं पे छोड़ते हैं, अभी एक टॉपिक इसमें रह गया है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हम एक अलग से पार्ट बना देंगे, छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर मेरे द्वारा दी गई चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।